हाय फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। जैसा कि इस पर हम पहले एक क्लास कर चुके हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है। तो जिसने भी पहली क्लास मेरी नहीं देखी वो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर मेरी पहली क्लास देख ले, तभी उसको ये सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये उसके आगे का मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी आज। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदी व्याकरण। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो जहाँ तक हमने पहले देखा था पिछली क्लास में, अनुस्वार और विसर्ग तक हमने व्यंजन को देखा था। सबसे पहले हमने वर्ड देखा था, क्या होता है वर्ड के प्रकार, स्वर और व्यंजन देखा था। स्वर कितने होते, स्वर की परिभाषा देखी थी, स्वर कितने होते हैं, 11 मात्राएं 10 होती हैं, वो सब देखा था। उसके बाद व्यंजन, उसके जो क च वर्ग हैं और कौन कंठ से बोला जाता है, कौन तालव्य से, कौन मूर्धन्य से, कौन ओष्ठ से, ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में देखा था। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण, अनुस्वार, विसर्ग, ये सब कैसे व्यंजन हैं, कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं, ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो अब हम उसके आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अब पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सब कुछ हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब अल्पप्राण क्या होता है उसे समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, या यूँ कहें जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास वायु बहुत कम मात्रा में हम बाहर निकलती है, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और इसको उच्चारण करने में समय भी कम लगता है। ठीक है, समझे, इसको फिर से समझ लेते हैं कि जिन व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है, श्वास वायु, इसको प्राण वायु भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो जो बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है और जिनको बोलने में कम समय लगता है, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये जितने भी हमारे वर्ग हैं, क च ट त प, ठीक है, कचट तप मैंने बताया था। तो इस वर्ग के जो हमारे देखेंगे आप, पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा, ये जो भी हमारे व्यंजन हैं वो अल्पप्राण व्यंजन हैं। कौन कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे। क बोलिए। जब हम क बोलते हैं क, तो तुरंत वायु निकल जाती, बहुत जल्दी हम इसको बोल लेते हैं। ठीक है, अगर वही हमें ख बोलना हो तो देखिए ख, ठीक है, ख बोलने में हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, और ख बोलने में थोड़ा जैसे लग रहा है कि लास्ट में ह आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क बोल रहे, क बोले, ग बोले, ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है और हम इसे बहुत जल्दी बोल ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो इसमें सभी सारे वर्ग के जो आपके पहले, तीसरे और पांचवे हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे, अल्पप्राण। ठीक है, ये सब क्या है, अल्पप्राण है। अब आ जाते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। उसी का अपोजिट है, जिन व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है, श्वास वायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण करते हैं। और जिसके अंत में उच्चारण करते समय हमें ह की ध्वनि सुनाई देती है, वो सारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब जैसे ये सारे वर्ग जो हैं, क च ट त प, ठीक है, उसका अब देख लीजिए कौन सा बचा। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो ये और ये कौन से हो जाएंगे, महाप्राण के। सब में ये वाले कौन से हो जाएंगे, महाप्राण। ठीक है, अब इसका उच्चारण करते समय एक तो ज़्यादा मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है और एक इसके उच्चारण में लास्ट में ह की ध्वनि सुनाई देती है। तो देखते हैं, जैसे ख बोलते हैं हम, ठीक है, ख। अब आप देखिए क के कंपैरिजन में ख में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है बोलने में। ठीक है, तो अगर ज़्यादा समय लगेगा तो उतनी वायु बाहर निकलेगी मुंह से। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, ख जब बोलते हैं तो लास्ट में हमें लगता है कि ह बोल रहे हैं। कोई और भी एग्जाम्पल देख लेते, घ जैसे, घ, तो लास्ट में हमें क्या लग रहा है कि लास्ट में हम
ह निकल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये सारे हो गए। उसके बाद जो हमारे ऊष्म वाले होते हैं ये तीनों, ये भी किस में आते हैं, महाप्राण में, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको अल्प प्राण बताया था वो पहला, तीसरा, पांचवा और उसके साथ ही साथ ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये सब भी क्या है, अल्प प्राण के ही हैं, ठीक है। और ये वाला तीनों क्या है, महाप्राण का है, उष्म वाला, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण को हमने यहाँ पर समझा। अब घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं व्यंजन। पहला है घोष, जिसको सघोष भी बोला जाता है, और दूसरा अघोष, ठीक है। अब घोष क्या होता है, ठीक है, जिन शब्दों के जिन व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है, कंठ के निचले हिस्से की में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या गूंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब घोष व्यंजन का क्या क्या, वही मतलब कंपन हो, ठीक है, स्वर तंत्रियों में, कंठ की निचली स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन महसूस हो, गूंज महसूस हो, झनकृत लगे उसको बोलते हुए, ठीक है। तो वैसे कौन से हो जाते हैं हमारे, ठीक है, हो जाते हैं घोष, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम उसका। एग्जाम्पल में ये है कि जो लास्ट के इस वर्ग के, ठीक है, क, च, ट, त, प के, ठीक है, वर्ग के जो लास्ट के तीनों होते हैं वर्ग के, ठीक, जैसे ग, घ और अंग, ठीक है, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों और ये तीनों, ये जो तीनों वर्ड हैं हमारे, ठीक है, व्यंजन हैं, ये किस में आ जाएंगे, घोष में, क्योंकि इसको बोलते हुए देखिए कंपन आता है, ग, है ना, घ, अंग, ऐसा लग रहा है ना कि कंपन आ रहा है, ठीक है, ज, झ, इया, ठीक है। अब इसको हमने समझा, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या, य, र, ल और व, ये भी किसके हो जाएंगे, घोष के सब उदाहरण हैं, घोष के व्यंजन है सब, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा अघोष। अघोष क्या होता है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होती है, ठीक है, वो सारे कैसे हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारा तीनों तो ये वर्ग में देखें तो हमारा ये तीनों क्या हो गया था, घोष हो गया था। अब अघोष में हमारा बच जाता है क्या, पहले के पहला और दूसरा, ठीक है, क, ख। अब इसको देख लीजिए, कोई कंपन महसूस हो रही है, क, ख, ठीक है। उसी तरह से च, छ, ठीक है। उसी तरह से ट, ठ, त, थ, प, फ, कोई कंपन महसूस हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या, ये तीनों हमारे ऊष्म वाले, ठीक है, सिर्फ तीनों, ये तीनों स, ह नहीं आएगा इसमें। ह को भी हम किस में काउंट करते हैं, ह भी हमारा चला जाता है घोष में। कैसे, क्योंकि ह को भी अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें भी कंपन महसूस होती है। करके देखिए, ह होता है ना स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है। तो ये भी हमारा ये घोष का हो गया। तो आई थिंक कि घोष और अघोष आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखना है, आगे अब हम देखेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग हमेशा रहता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, ठीक है, अनुस्वार वो होता है जिसमें कि नाक से ध्वनि निकलती है जिसको उच्चारण करते समय, ठीक है। और वे जो होते हैं व्यंजन वो स्वर के बाद आते हैं व्यंजन। जैसे कि हम देखते हैं ना, ये वाला हमारा अंग, ठीक है, ये क्या है, अनुस्वार का एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये ना तो, अब उसी तरह ये देख लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग, ये ना तो पूरी तरीके से ये स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरीके से ये व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वर की सहायता से सहारे उसके ये बोले जाते हैं। और व्यंजन की तरह थोड़ा ट्रीट इसलिए किया जाता है कि जैसे व्यंजन बाद में आता है, जैसे मतलब ये व्यंजन की तरह स्वर के बाद आते हैं, ठीक है, पहले नहीं आते हैं। अब देखते हैं ये, इसमें क्या होता है, नाक से थोड़ी ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो इस तरह के जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कंकड़ हो गया, ठीक है, उसी तरह से अंगद हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अनुस्वार के, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है, उसमें क्या होता है, जब मुख से और नाक से दोनों से एक साथ प्राणवायु बाहर निकलती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। वो हमेशा चंद्र बिंदु वाला होता है, ठीक है,
उसको जब हम यूज़ करते हैं चंद्र बिंदु लगता है जब भी कोई हम व्यंजन लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जो कन्फ्यूजिंग हमेशा रहती है, अक्सर हम लोग भी पहले कन्फ्यूज हो जाते थे कि अनुस्वार कौन सा, अनुनासिक कौन सा। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए कि जिसके ऊपर बिंदी होती है वो अनुस्वार है, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होती है वो क्या होता है, हमारा अनुनासिक होता है, ठीक है। ये सब स्वर नहीं होते, स्वर के सहारे ये बोले जाते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु क्या है, ठीक है, एक चिन्ह है, ये कोई वर्ड नहीं कहा जाएगा, एक चिन्ह है जो कि विसर्ग को बनाने के लिए जो अनुनासिक को बनाने के लिए लगाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट में एक विसर्ग है। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग में भी क्या होता है, हमारी ध्वनि जो है नाक से निकलती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि होता है मनः कामना, ठीक है। उसी तरह से एक हो जाएगा आपका दुख। देखते हैं ना आप, इस तरह के जो भी लिखे हुए रहते हैं जहाँ पे ऐसे होता है, ये सब विसर्ग होते हैं, ठीक। अब आपको इसमें क्या बता दे, अब एक होता है नासिक व्यंजन, ठीक है। नासिक व्यंजन में क्या होता है, जिसमें उच्चारण जब हम करते हैं तो जो श्वास वायु होती है वो ज़्यादातर नाक से निकलती है। नासिक के से ही हमें समझ में आ जा रहा है नेज़ल साउंड, ठीक है। तो उससे निकलती है वो सारे, उसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, ये सारे जो हमारे लास्ट के हैं ये सब, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे नासिक के व्यंजन है। इसको पंचमाक्षर भी बोला जाता है, ठीक है। इसको अगर हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि देखेंगे तो नाक से निकलती है, ठीक है। अब एक और जान लीजिए, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। पार्श्विक व्यंजन में ये होता है कि जिन व्यंजन के उच्चारण में जो हमारी श्वास वायु होती है वो जीभ के अवरोध के कारण बगल से निकल जाती है, ठीक है। जैसे कि ल होता है ना, जब हम ल बोलते हैं ल, तो हमारी जो वायु होती इस साइड से और इस साइड से बाहर निकलती है, तो ये हमारा हो जाता है पार्श्विक व्यंजन। ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सब आपको कवर करवा दे रही हूँ, ठीक है। लास्ट में एक बचता है हमारा लुंठित व्यंजन भी पूछा जाता है, ठीक है। लुंठित व्यंजन क्या होता है, तो जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जो जीभ होती है उसका अग्रभाग, ठीक है, मतलब रगड़ खाकर मतलब कांपता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल र है। देखिए जब हम र को बोलते हैं र, तो ये जीभ हमारी अग्रभाग को टच करती है और कंपन महसूस होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऐसा व्यंजन, ये र ही है। लुंठित हमारा र है, और जो हमने बताया है पार्श्विक वो ल है, और नासिक के वाले सारे लास्ट के जो हैं, ठीक है, वो इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो दोस्तों पहली क्लास और दूसरी क्लास में वर्णमाला में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बताया। वैसे अगर आप डिटेल में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कोई भी अच्छी बुक उठाइए और उसमें से और भी डिटेल में स्टडी कर लीजिए इसकी। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी था, मुझे लगा कि जितना ज़रूरी है वो सब मैंने आपको कवर यहाँ पे करवा दिया है। अब जितनी भी मैंने आपको जितना भी सब कुछ समझाया है फर्स्ट क्लास में और इस क्लास में जो अभी तक समझाया है, वो सब कुछ एक मैं मास्टर चार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में एक दिन पहले अगर आप 10 मिनट भी इसको देख लेते हैं तो आपकी वर्णमाला पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको। तो ये जो चार्ट है इसमें जो भी मैंने पढ़ाया आपको अभी तक वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। वर्ड के प्रकार, स्वर है, स्पर्श व्यंजन समझते ही हैं, वे व्यंजन जो जब उच्चारित किया जाता है तो वही जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब जो आपकी मतलब कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से और वोष्ठ से, दांत से उसको स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, वो व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये उसमें क्या क्या आता है हमारा अल्प्राण, महाप्राण, ये सब कुछ जो नासिक, अंतस्थ, ऊष्म, सब किस तरह से किस में क्या आता है वो देखते हैं। अब कंठ से जो बोले जाते हैं, ठीक है, और जो कि अल्प प्राण है, महाप्राण है, ठीक है। तो कंठ से जो बोले जाते हैं स्वर वे क्या हैं, अ और आ हैं। कंठ से आपका देख लीजिए क्या क्या बोला जाता है, यहाँ बताया था मैंने, क ख ग घ अंग, वो सब कुछ आ गया। क ख पूरा वर्ग क का, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है, ऊष्म में क्या दिया है हमारा, ह। तालव्य, ठीक है, तालव्य के स्वर कौन कौन से हैं, छोटी, बड़ी, उसके बाद सारा च का वर्ग और अंतस्थ, ये हमारा अंतस्थ का, ठीक है, और श। मूर्धन्य से जो बोला जाता है ऋषि, और उसके बाद सारा वर्ग उसका, ठीक है। उसके बाद दंत का देख लेंगे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, वही है। दंत से कोई भी स्वर नहीं है। ओष्ठ से हमारा जो स्वर बोला जाता है वो ये है, बाकी प फ ब भ म ये हमने बता चुके हैं आपको। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का मतलब होता है दोस्तों कि कंठ और तालव्य दोनों को मिलाकर जो बोले जाते हैं। तो ऐसे व्यंजन कोई भी नहीं है, सिर्फ स्वर है और वो है ए और ए, ठीक है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब होता है कि दांत और होठ, ओष्ठ दोनों को मिलाकर जो बोला जाता है। तो ऐसा कोई स्वर नहीं है, सिर्फ एक व्यंजन है जो कि अल्प प्राण में आता है, अंतस्थ में व, ठीक है। कंठोष्ठ, ठीक है, जो मतलब कंठ से और ओष्ठ से दोनों से मिलाकर बोला जाता है। कोई भी ऐसा मतलब व्यंजन नहीं है, सिर्फ ये स्वर है ओ और औ, ठीक है। तो आप इसको एक बार और भी अच्छे से अपना समझ लीजिएगा, चार्ट को अच्छे से देखकर स्टडी कर लीजिएगा। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसका बढ़िया है ये। और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वर्णमाला बहुत हद तक तो क्लियर हो गई होगी आपको। अगर और भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए कमेंट करिएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, और बाकी आप बुक्स उठाइए और उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होगी, और एग्ज़ाम सब आपके आने ही वाले हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपके अगर वर्णमाला से कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, ठीक है। ये चार्ट बहुत अच्छे से बनाकर और इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, जब ये हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाएगा तभी तो हम इससे क्वेश्चन कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, और जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए भी कमेंट करिए, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी मॉड्यूल के नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।